अच्छा, टॉपिक जो है वो है रैंक कोरिलेशन और कोएफिशिएंट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन क्या है? देखिए, टॉपिक आपका है रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन और नेक्स्ट है वो है कोएफिशिएंट्स ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये टोटल मैं लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी इसको कहते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन कहें, या रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट कहें। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ तक है कि पहले हम ये देख लें कि व्हाट इज रैंक कोरिलेशन, उसके बाद फिर कोएफिशिएंट की बात करते हैं। रैंक कोरिलेशन क्या है? देखिए, रैंक कोरिलेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके जो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस पर अभी पेपर वे में काम भी कर रहा हूँ, जिसमें ग्रुप में मैसेज भी किया था कि किसी के पास अगर डेटा है तो देखिए, मैं उसी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए, जब भी आप किसी भी दो डेटा के बीच में अगर आपने रिलेशन फाइंड करना है और रैंक्स की फॉर्म में अगर डेटा गिवन है, कभी कभी डेटा रैंक के फॉर्म में गिवन होता है, और अगर डेटा रैंक के फॉर्म में गिवन है तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? या डेटा गिवन है लेकिन रैंक फॉर्म में नहीं, तो हम उसको रैंक देंगे। और रैंक किस तरह से आपने रैंक देना है? हाईएस्ट को रैंक 1 देंगे, सबसे हाईएस्ट को आप देंगे रैंक 1, फिर स्मॉल रैंक 2, फिर रैंक 3, फिर रैंक 4। तो देखिए, दो किस्म का पहले मैं अनग्रुप डेटा दे रहा हूँ, सॉरी अनअरेंज्ड डायरेक्ट में कोई डेटा लिख रहा हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको जरा देख ली। क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ मैं कि हम देखते हैं कि रिलेशन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड डेंगू, या व्हाट इज रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड मलेरिया। इज रेनफॉल इज रिलेटेड टू मलेरिया, या रेनफॉल इज रिलेटेड टू डेंगू, या डेंगू इज रिलेटेड टू रेनफॉल। मतलब डेंगू जो है क्या रेनफॉल से रिलेटेड है, या मलेरिया जो है वो रेनफॉल से रिलेटेड है या नहीं, हमने देखना है, रिलेशन देखना है। कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट का देखिए ये फॉर्मूला है, RS रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम या 6 मल्टीप्लाइड बाय DI स्क्वायर, वेयर I इज इक्वल टू 1 टू n, जो भी नंबर्स गिवन हो, या D स्क्वायर सिंपल देख ले, डिवाइडेड बाय n into n स्क्वायर माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, इससे हम रैंक कोरिलेशन फाइंड करेंगे। अगर ये रिलेशन फाइंड करें और RS, अगर RS की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 आ जाए, ये रूल्स है कि अगर RS की वैल्यू क्या आ जाए, 0.5 से ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो भी दोनों के बीच में, जिस दो वैल्यूज के बीच में रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया कि अगर हम रिलेशन ऑफ बिटवीन मलेरिया एंड रेनफॉल फाइंड करें और आंसर ग्रेटर देन 0.5 आया, इसका मतलब ये कि रेनफॉल के साथ मलेरिया का ताल्लुक है, या मलेरिया का ताल्लुक जो है वो रेनफॉल के साथ है, या इसी तरह से कोई और। या मैं आपको जनरल कह रहा हूँ कि जिस तरह के मैंने इस स्लाइड में जो एग्जाम्पल दिए, मैंने कौन सा एग्जाम्पल स्लाइड में रखा है? स्लाइड में मैंने एग्जाम्पल दिए कि अगर कोई स्टूडेंट है और उसके नंबर्स मैथ में अच्छे हैं, तो क्या उसके इंग्लिश में भी अच्छे आएंगे? कि इनके बीच में क्या रिलेशन है? मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में काबिल है तो क्या वो मैथ्स में काबिल होगा, या मैथ में अगर काबिल है तो क्या वो इंग्लिश में भी उसके अच्छे नंबर आएंगे? तो कुछ स्टूडेंट्स का मैंने डेटा रखा है, उसकी रिस्पेक्ट से हमने फाइंड किया। तो अगर 0.5 से आंसर आपका ग्रेटर आया, तो इसका मतलब है कि आप इसके बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। मतलब 0.5 से अगर हमारा आंसर ग्रेटर आ जाए, तो इसका मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट मैथ में अच्छे नंबर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उसके इंग्लिश में भी अच्छे होंगे। या मैं एक एग्जांपल लेकर आऊं कि अगर कोई प्लेयर है और वो ज्यादा छक्के मार रहे हैं, हिटर है, सिक्सेस मार रहे हैं, तो क्या उसकी स्कोर भी ज्यादा होगा? तो फिर हम उसका डेटा कलेक्ट करेंगे, तो कि क्या ये मस्ट है कि जो ज्यादा सिक्सेस लगा रहे हैं उसका ज्यादा स्कोर होगा, या उसका स्कोर कम होगा? उनके बीच में क्या रिलेशन है? ऐसे प्लेयर्स हैं जो चक्के लगाते ही नहीं, कि सबसे ज्यादा स्कोर होता है, लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि आते ही वो सिक्सेस उनके सबसे ज्यादा होते हैं लेकिन स्कोर नहीं होंगे। तो ये रिलेशंस हैं, रिलेशन हमने फाइंड करने की।
क्या रिलेशन है, इसलिए इसको हम कहते हैं कोरिलेशन, रैंक कोरिलेशन। और ये अगर क्वेश्चन रैंक फॉर्म में गिवन है तो फिर तो वैसे भी डायरेक्ट, अगर रैंक फॉर्म में नहीं तो फिर आप पहले इसको रैंक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और अगर आर एस की वैल्यू, इफ आर एस इज लेस देन फ्रॉम 0.5, अगर 0.5 से लेस आया तो इसका मतलब है कि वीक रिलेशन है, इसकी एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, इसका रिलेशन फिर क्या है, वीक रिलेशन है। मतलब अगर आंसर 0.5 से कम आया तो इसका मतलब ये कि मैथ में अगर किसी के अच्छे नंबर है तो जरूरी नहीं कि उसके इंग्लिश में अच्छे हो, या इंग्लिश में किसी के अच्छे मार्क्स है तो जरूरी नहीं कि उसके मैथ में भी अच्छे नंबर आए। इसी तरह से अगर इसका दूसरा जो मैंने एग्जांपल दिया कि अगर कोई प्लेयर ज्यादा सिक्सेस मारे तो जरूरी नहीं कि उसकी स्कोर ज्यादा आ जाए, अगर आंसर 0.5 से कम आया इसका मतलब है कि रिलेशन इसके बीच में इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अब मैं एक एग्जांपल लेकर आऊं, दो कुछ डेटा लेकर आऊं, दो एग्जांपल, एक रैंक फॉर्म में लेकर आऊं, एक विदाउट रैंक फॉर्म। जी, एक विदाउट, ये सब चीजें ऑलरेडी है स्लाइड्स में, ये सब गिवन है, पूरे सब ईच एंड एवरीथिंग इज प्रेजेंट, ये सब चीजें गिवन है सब। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आऊं, इसका डेटा मैं लेकर आऊं, डेटा को पहले लेट कि मैं मंथली डेटा लेकर आऊं रेनफॉल का, ये मंथली डेटा है, 6 मंथ का या 8 मंथ का मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं। ये आंसर ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया और डेटा हमने इस तरह से कलेक्ट किया कि लेट दिस इज अ मंथ ऑफ जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लेट दिस इज जुलाई तक हमने डेटा कलेक्ट किया। ये नंबर ऑफ मंथ्स है, नंबर ऑफ, ये फर्स्ट जो है ये क्या है आपके मंथ्स है, और ये लेट के रेनफॉल है इन मिलीमीटर, रेनफॉल है मिलीमीटर में हम काउंट करते हैं। और ये डेंगू की केसेस है, सपोज कि क्या केसेस, हमने कुछ डेटा कलेक्ट किया। अब देखिए मैं यहाँ पे लेकर आऊं कि जनवरी में फॉर एग्जांपल रेनफॉल जो हुआ है लेट के 100 मिलीमीटर पूरे महीने में रेनफॉल आया है, इसका मतलब इसके साथ मिलीमीटर है रेनफॉल। और डेंगू की केसेस है सपोज 10, और ये मैं लेट के डेटा लेकर आऊं कराची सिटी का, ये मैं अपनी तरफ से एक डेटा लेकर आऊं। फिर जनवरी के बाद जो है फेब में देखते हैं कि फेब में जो है 50 मिलीमीटर है रेनफॉल, पेशेंट जो है सपोज 30 है। फिर यहाँ पे लेट सपोज कि 20 मार्च में 20 मिलीलीटर रेनफॉल है और लेट के केसेस जो है वो 15 है। फिर यहाँ पे अप्रैल में लेट की यहाँ पे 0 मिलीलीटर बारिश है, कोई बारिश हुई ही नहीं है, यहाँ पे केसेस फिर भी सपोज 5 केसेस है, लेट के यहाँ पे केसेस है 5। ये अप्रैल का मंथ मैंने लिख दिया। फिर लेट की दिस इज मई मंथ, मई में क्या है सपोज कि यहाँ पे 150 ml है रेनफॉल, और यहाँ पे जो केसेस है सपोज केसेस आपके पास है 8। यहाँ पे जून मंथ है लेट केस में है 200 ml है, और यहाँ पे केसेस जो है 35 तक आ गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुलाई में केसेस है सपोज यहाँ पे 130 मिलीलीटर रेनफॉल है सपोज, और इसके केसेस कुछ लिख ले 20 है। और यहाँ पे लास्ट में अगस्त तक हम लिखते हैं लेट यहाँ पे 300 ml रेनफॉल है, और जहाँ पे जो केसेस है वो 130 है सपोज। ये मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, इस तरह का डेटा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का पार्ट है। और स्टेटमेंट इसके बाद साथ साथ में ये लिखा होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड डेंगू, या इज रेनफॉल इज इफेक्ट ऑन डेंगू, क्या रेनफॉल जो है इसका इफेक्ट है डेंगू के ऊपर। या इस तरह भी क्वेश्चन पॉसिबल है कि लिख लें कि फाइंड द रेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड फाइंड द रिलेशन, या व्हाट इज द रेन कोरिलेशन, व्हाट इज द रेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रेन कोरिलेशन कोएफिशिएंट कि कोएफिशिएंट भी फाइंड करें एंड गिव द स्टेटमेंट या रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड डेंगू। इसके बाद स्टेटमेंट भी दे दे कि क्या रेनफॉल के बीच में स्टेटमेंट है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे
अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, इसके बाद मेरा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, यहाँ तक ये टोटल क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, इसको अरेंज कर लें। देखिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, इसकी अरेंजमेंट किस तरह से आपने करना है। देखिए इसकी अरेंजमेंट कर लें, पहले हमें यहाँ पे लेकर आऊँ कि दिस इज रेनफॉल, देन दिस इज योर डेंगू केसेस, और इसके पे रेन, और यहाँ पे मैं लेकर आऊँ दिस इज योर रेनफॉल, ये कॉलम रेनफॉल का है, ये कॉलम जो है ये है डेंगू का कॉलम है, ये इसकी रैंक ऑफ रेनफॉल, रैंक ऑफ रेनफॉल, रेनफॉल का रैंक है, और ये जो है रैंक ऑफ डेंगू केसेस। फिर इसके बाद हम लिखेंगे डिफरेंस, इसकी डिफरेंस लिखेंगे, फिर इसके लिखेंगे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। क्योंकि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका ये देखिए, आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि नजर आए। फॉर्मूला आपका ये देखिए, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय डी आई स्क्वायर, मीन्स डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। अच्छा एन क्या है, एन का मतलब ये कि कितना डेटा है आपके पास, कितने डेटा है, कितने मंथ का है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने नंबर्स का डेटा है, 8 मंथ्स का। तो एन आपका क्या है, एन आपका 8 है, नंबर ऑफ डेटा, 8 मंथ्स का डेटा है तो एन आपका 8 है। एन तो हमने फाइंड किया, एन तो हो गया कि एन 8 है। अब हमने डी को फाइंड करना, डी का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन रैंक, रैंक के बीच में क्या डिफरेंस है, पहले हम रैंक तो फाइंड करें। देखिए रैंक किस तरह से आपने देना है, इसको जरा देख लें। यहाँ पे पहले मैं डेटा लिख रहा हूं, फर्स्ट क्या है, या आप स्टेप वाइज लिख लें, नंबर वाइज लिख लें, ज्यादा इजी होगा, या इसी तरह से आप लिख लें। अगर आप में इसको डेटा को मैं अरेंज कर दूं तो देखिए अरेंजमेंट, इसकी डेटा की अरेंजमेंट क्या होगी, इस तरह से लिख लूं या डायरेक्ट, चले अरेंजमेंट में लिखता हूं, एक को मैं अरेंज लिख रहा हूं, दूसरा उसी के रिस्पेक्ट से मैं लिख रहा हूं। देखिए सबसे हाईएस्ट रेनफॉल का हाईएस्ट डेटा क्या है, 200 है ना, 300 है। अच्छा 300 सबसे पहले मैं लिख रहा हूं। अब जब ये 300 है तो उस टाइम आपकी रेनफॉल 300 है, तो डेंगू की केसेस क्या है 130, इसके आगे ही लिखेंगे। मैं विद रिस्पेक्ट टू रेनफॉल अरेंज कर रहा हूं, ठीक है। हाईएस्ट 300 के बाद हाईएस्ट है 200, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 200। अब 200 जब आपका रेनफॉल है तो डेंगू के केसेस कितने हैं, 35 है, ठीक है। 200 के बाद फिर हाईएस्ट वैल्यू है 150, तो 150 के आगे डेंगू के केसेस क्या है 8, फिर 150 के बाद 130 है, ये लिख ली 130 पे केसेस कितने हैं 20, फिर इसके बाद 130 के बाद फिर 100 है, 100 लिख ले, 100 पे कितने केसेस हैं 10, फिर 100 के बाद क्या है, 100 के बाद है 50 पे कितने केसेस हैं, 50 पे हैं केसेस 30, इसके बाद जो है फिर 20 है, और लास्ट में फिर है 20, और लास्ट में फिर 0 हो जाएगा। ये 20 है, 20 पे कितने केसेस हैं, 20 पे केसेस है 15, और लास्ट में जब रेनफॉल बिल्कुल 0 है तो 0 रेनफॉल पे क्या केसेस है, 0 रेनफॉल पे है केसेस, 0 रेनफॉल पे केसेस है 5। जीरो रेनफॉल पे 5 केसेस है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें ताकि लाइट नीचे आ जाए, इसको पेन से मार्कर से प्रेस कर दें। ये मैंने दफा कर दिया था, ये वो खराब है, वो दोबारा ऊपर हो जाता है, हिल जाता है। थोड़ा इसको थोड़ा हल्का कर दे, इसको हल्का सा प्रेस कर दे, क्लियर है थोड़ा सा बस। पूरे बेस से ना, बेस साइड से थोड़ा सा कर, बेस साइड तो देखिए, हाँ दोनों हाथों से पकड़े आराम से कर लें, नीचे करें, इसको ऊपर करके ना यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर, आ रहा है नहीं आ रहा,
चलो ठीक है, बस सही है। अच्छा देखिए, ये आपकी वैल्यूज आ गए और इसको अगर हम जूम कर दें और तो नहीं हो जाएगा ना जूम, इतनी है। अच्छा, तो ये वैल्यूज आ गए आपके। इसके आगे अब हम डेटा रख रहे हैं, ठीक है। अब इसका डेटा रख लें, रैंक्स दे दें। देखिए इसको मैं रैंक दे रहा हूँ, अपने क्या रैंक देना है। देखिए हाईएस्ट है ना, तो 300 है, तो 300 तो हम, ये रैंक है ऑफ रेनफॉल है, रेनफॉल का रैंक क्या हो जाएगा 1। इसके बाद 200 इसका रैंक हो जाएगा 2, फिर इसका 150 का रैंक होगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। सबसे लोवेस्ट रैंक है 0 का, ठीक है। इस तरह से आप डेंगू के केसेस का रैंक रख लें। हाईएस्ट केसेस डेंगू का क्या है 130 है, तो इसका रैंक 1 ही हो जाएगा। फिर 130 के बाद जो केसेस है वो कितने हैं 35 है, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 है, तो इस 30 का रैंक 3 हो जाएगा। फिर 30 के बाद 20 है, 20 का रैंक हो जाएगा 4। फिर 20 के बाद 15 है, इसका रैंक हो जाएगा 5। फिर 15 के बाद है 8, 15 के बाद 10 है, इसका रैंक हो जाएगा 5 के बाद 6। इसी तरह से फिर 8 है, 8 का रैंक हो जाएगा 3। हाँ 8 का रैंक 7 हो जाएगा, सही है 7। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेकर आता कि इसका 4 था, ये 6 है, ये जो है 3 है, 5 है। इसके बाद 8 के बाद फिर क्या है 5 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसके रैंक है। अब दोनों के बीच में डिफरेंस फाइंड करें। डिफरेंस नेगेटिव नहीं रखना, क्योंकि डिफरेंस का मतलब होता है पॉजिटिव ही रखना है। जिस तरह के अगर 2 स्टूडेंट्स है और एक का हाइट 5 फीट है, दूसरे का हाइट 5 फीट और 4 इंच है, तो ये नहीं कि आप स्मॉल से हाईएस्ट माइनस करें, हाईएस्ट से लोवेस्ट करें। डिफरेंस का मतलब होता है कि आंसर उसका पॉजिटिव नहीं होगा। अब इसका डिफरेंस क्या है दोनों का, 1 से 1 माइनस करें तो क्या डिफरेंस होगा 0। इसका 2 से 2 माइनस करें 0, 7 माइनस 3 4, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 6 1। इसके बाद 6 माइनस 3 3, 5 माइनस 7 2, 8 माइनस 8 0। ये इसके डिफरेंसेस हो गए। अब हमें स्क्वायर ऑफ डिफरेंस चाहिए ना, डी का मतलब क्या है, हर एक के ऊपर आपने स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लिख ले, तो 0 स्क्वायर से क्या आएगा 0, 0 स्क्वायर अगेन 0, 4 स्क्वायर 16, 0 स्क्वायर 0, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर मींस 9, 2 स्क्वायर इज 4 और 0 स्क्वायर इज 0। अब इन सबको ऐड करें। समेशन का मतलब क्या है कि जितने डी आई स्क्वायर है सबको ऐड करें। देखिए इसको ऐड करें, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 9 26, 26 प्लस 4 26 प्लस 4 से आ जाएगा 30, 30 प्लस 0 30। इसके समेशन से क्या आ रहा है, टोटल 30 आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज रख रहा हूँ। आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 एंड 2। डी आई का आंसर क्या आया 30। क्लियर है ना, 30 आ रहे हैं। सबको ऐड करें, समेशन का मतलब है डी आई स्क्वायर को ऐड करें जी। डिफरेंस, हाँ डी का मतलब है डिफरेंस, आई का मतलब है d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 और d8 तक जाए। डिवाइडेड बाय n, n क्या है टोटल डेटा कितनी मंथ्स का है 8 का, तो ये जाएगा 8 into 8 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका आ जाएगा आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको कैंसिल कर लें 6 into 30 डिवाइडेड बाय 8 into 8 स्क्वायर मींस 64, 64 माइनस 1 से आ जाएगा 63। तो आप इसको कैंसिल करें जिस तरह से भी पॉसिबल है। तो पहले आप इसको 2 से कैंसिल करें, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 21 हो जाएगा। फिर 4 को 2 2s are 4, 2 15, फिर 3 5s are और ये 7 आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 14। 1 माइनस 5 डिवाइडेड 14 का क्या आंसर आ रहा है, कर लें इसको कैलकुलेट। 5 14 से डिवाइड करें, 1 से माइनस कर लें, 0.7 समथिंग आ जाएगा, चेक करें। 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 14 0.7 आ रहा है ना, ये आ जाएगा 0.7। तो आंसर क्या आ रहा है 0.7 का मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0.5 है ना।
अभी मैंने आपको बताया कि अगर 0.5 से ग्रेटर आया, इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर इज 0.5 से, तो हम लिखेंगे कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन रेनफॉल एंड डेंगू। सम ऑफ DI का मतलब डिफरेंस का सम। हाँ, सारे डिफरेंस की स्क्वायर का सम, क्योंकि DI स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने यहाँ स्क्वायर भी फाइंड किया। अब इसको अगर ये क्लियर नहीं है, देखा अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा डिफरेंस का मतलब क्या है, D, ये D हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा D स्क्वायर, तो DI स्क्वायर का मतलब इन सबको ऐड करें, सही है। अच्छा, इसके लिए 0.5 आपका आंसर है, तो आप लिख लेंगे कि RS is greater than from 0.5, so there is a strong relation between rainfall and dengue। इसका मतलब ये कि डेंगी और रेनफॉल के बीच में जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मतलब अगर रेनफॉल ज्यादा है तो डेंगी के केसेस ज्यादा होंगे, अगर रेनफॉल कम है तो डेंगी के केसेस कम होंगे। ये मैंने डेटा, ये तो मैंने जनरल लिखा है। अब एग्जैक्ट डेटा क्या है, तो एग्जैक्ट डेटा अगर किसी के पास है तो एग्जैक्ट आपको पता चल जाएगा, जैसे कि अब कराची के एग्जैक्ट डेटा अगर किसी के पास है मंथ्स का, इस मंथ में कितने केसेस आए, इस मंथ में कितने केसेस आए, कितने केसेस आए, तो सब अगर देख ले पॉसिबल कि वो एग्जैक्ट डेटा की रिजल्ट कुछ और आ जाए, वो 0.5 से लेस आ जाए, लेकिन ये तो मैंने जनरल अपनी तरफ से कोई डेटा रखा है। तो इसी तरीके से आप डिफरेंट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल साइंस में आप कह रहे हैं मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कोई रोजाना की बुनियाद पे, फॉर एग्जांपल डेली की बेसिस पे लोग जो है इतनी नंबर ऑफ ट्रीज को काट रहे हैं, लेकिन इतने नंबर ऑफ ट्रीज ऐसे लोग हैं कि इतने नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो उसकी परवरिश भी कर रहे हैं या ग्रोथ कर रहे हैं या न्यू लगा रहे हैं, नए लगा रहे हैं, तो फ्यूचर में क्या उसकी प्रेजेंटेशन है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो है वो कम हो जाएंगे या ज्यादा हो जाएंगे, या इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, या नंबर ऑफ फॉर एग्जांपल एनिमल्स है किसी फॉरेस्ट में, तो नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एनिमल्स की क्या रिलेशन है नंबर ऑफ ट्रीज के साथ। फॉर एग्जांपल मतलब जिस जंगल में दरख्त ज्यादा है क्या उसमें एनिमल्स ज्यादा होंगे, या जिस जंगल में जो है या फॉरेस्ट में अगर ट्रीज की तादाद कम है तो क्या वाकई वहां पे एनिमल्स कम होंगे, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने देखना है, उसके डेटा कलेक्ट करेंगे डिफरेंट स्मॉल और हाई और हेवी, मतलब जितने भी ह्यूज फॉरेस्ट हैं सबका डेटा कलेक्ट करना है, उसमें नंबर ऑफ, फिर उसमें बर्ड्स भी आ जाएंगे, इसमें और एनिमल्स भी आ जाएंगे, सब आप काउंट करेंगे। तो इस तरह की एक रिलेशन है। या नंबर ऑफ फिशेस है, सपोज समंदर में नंबर ऑफ फिशेस है, आपने देखना है कि जहाँ पे पानी करा पानी है क्या उसमें नंबर ऑफ फिशेस कितने हैं, या जहाँ पे मीठा पानी है उसमें कितने फिशेस हैं, या जहाँ पे लोग गंदगी डाल रहे हैं जिस सीवीड साइड पे तो उसमें कितने नंबर ऑफ फिशेस होंगे, क्या वो किस तरह के हैं, किस लेवल के हैं। तो डिफरेंट रिलेशंस हम फाइंड करते हैं डेटा के बीच में। तो इसी तरह से यहाँ पे भी मैंने एक रिलेशन फाइंड किया, जैसे मैंने एक और एग्जांपल दिया कि स्टूडेंट्स हैं, एक जो है कुछ स्टूडेंट्स का डेटा हमने उठाया और उसके मार्क्स हैं, मार्क्स के बने इंग्लिश और मैथ में, तो क्या किसी की मार्क अगर इंग्लिश में ज्यादा तो उसमें मैथ की भी ज्यादा आएंगे। या कोई स्टूडेंट है वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है तो क्या वो फुटबॉल के भी अच्छा प्लेयर होगा, क्या रिलेशन है के बीच में। तो उनका डेटा कलेक्ट करेंगे कि उसने एक गेम में फॉर एग्जांपल 50 स्कोर किया और उसी दिन उसने फुटबॉल किया तो कोई गोल नहीं किया, दूसरे दिन जो है ना उन्होंने 100 का स्कोर किया, तीसरे दिन उधर फुटबॉल के मैच में गया तो उन्होंने वहां पे 2 गोल किए। तो इस तरह डिफरेंट डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर आपने देखना ये है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या वाकई वो अच्छा प्लेयर है, जब क्रिकेट का है वो फुटबॉल का भी होगा, या फुटबॉल का जो है क्या वो क्रिकेट का भी होगा, या डिफरेंट होगा। तो इस तरह से ना आप डिफरेंट डेटा के बीच में रिलेशंस फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कभी कभी डेटा जो होता है वो रैंक में ही गिवन होता है, कभी कभी डेटा आपको रैंक में गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन होगा रैंक में। अब मैं आपको रैंक फॉर्म में ही डेटा लेकर आऊं कि मैं रैंक में अगर कोई डेटा लिख के दूं तो उसका हम कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल कर रहा हूं, आप लोगों ने इसका आंसर देना है और आपसे ये मैंने पूछना है कि मैं कोई डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, जैसे अभी मैंने आपको बताया फॉर एग्जांपल क्लास के स्टूडेंट से उसका डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूं, डेटा ऑफ स्टूडेंट्स
in a class, data of suppose 15 students of a class having math and English marks in a पेपर में उसकी मैथ और इंग्लिश की डेटा की नंबर्स गिवन है और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और ये 15 स्टूडेंट्स का मैंने लिखा है, तो 15 स्टूडेंट्स का ही हम देख रहे हैं, या इसको 10 कर दे ताकि क्लियर आ जाए। यहाँ पे इसको 10 स्टूडेंट का मैं कर रहा हूँ, एक टेबल पे नजर आ रही है। ये मैंने एक टेबल बनाया और इसी टेबल का मैं ये इंग्लिश के लिए लिख रहा हूँ। सपोज दिस इज इंग्लिश और ये जो है फिर आपके मैथ आ जाएगा, सिर्फ इंग्लिश और मैथ तो बस लिख रहा है। ये आपको क्वेश्चन गिवन होगा, इस तरह से गिवन होगा क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लेकर रहा हूँ कि कोई एक स्टूडेंट है, उसने इंग्लिश में 80 मार्क्स लिए, मैथ में जो उन्होंने 95 नंबर्स लिए। दूसरा एक स्टूडेंट है कि उन्होंने यहाँ पे सपोज 70 मार्क्स लिए। मैं डायरेक्ट तरतीब से लेकर रहा हूँ ताकि फिर अरेंज करना ना पड़े, मैं डायरेक्ट अरेंज फॉर्म में लेकर रहा हूँ। वहां पे अगर अरेंज नहीं है तो आप लोग खुद अरेंज करेंगे, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अरेंज लिख रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे 70 है तो इसके सपोज 50 नंबर आ गए। यहाँ पे इसके अगर सपोज 65 है या 68 मार्क्स हैं और लेट के यहाँ पे उसके नंबर्स आ गए 54। यहाँ पे इसकी 65 आ गए, सपोज इसके नंबर्स आ गए 50। इसकी 62 आ गए तो इसकी 70 नंबर है। इसकी 60 आ गए तो सपोज यहाँ पे जो है 80 मार्क्स है। इसकी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 60 के बाद सपोज 55 मार्क्स आ गए तो यहाँ इसके नंबर है लेट 40। यहाँ इसकी जब 50 नंबर्स आ गए तो इसके मार्क्स हैं सपोज 60। कितने स्टूडेंट्स का डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 स्टूडेंट्स और लिखने ताकि ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा हो जाए। इसके बाद जो है सपोज एक ने जो है 48 नंबर लिए और एक ने सपोज 45 मार्क्स लिए और इन्होंने यहाँ पे 50 लिए और 30 नंबर लिए। तो ये कुछ डेटा मैंने कलेक्ट किया। अब हम देखते हैं इसके बीच में क्वेश्चन का स्टेटमेंट इस तरह से गिवन होगा कि फाइंड, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है कि फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट and find the relation between English and math मार्क्स। हमने इंग्लिश और मैथ के मार्क्स में जो है रिलेशन फाइंड करना है। अब देखते हैं कि मैथ में कोई स्टूडेंट है तो क्या वाकई वो इंग्लिश में भी काबिल है, इंग्लिश के स्टूडेंट तो वाकई वो मैथ में भी उसके नंबर रखते हैं। तो इसका यहाँ तक क्वेश्चन गिवन होगा। अब इसका हम सॉल्यूशंस यहाँ पे लेकर आए। सॉल्यूशंस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसी टेबल को दोबारा लिख लें, मैंने ऑलरेडी अरेंज दी है, आप इसी तरह लिख लें। अगर अनअरेंज है तो आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से अरेंज कर लें। ये मैं यहाँ पे लेकर आऊँ और इसकी जितने भी वैल्यूज है सब आ जाएंगे। डेटा कलेक्ट करें। इसका इंग्लिश का है तो एक शायद एक मार्कर ले आए, एक इंग्लिश है, मैथ है और लेट की उसके बाद मैथ है, इंग्लिश है, इसके बाद इसके डिफरेंस लिखते हैं, फिर रिलेशंस लिखते हैं, रिंग्स के बाद इसके डिफरेंस लिख लेंगे और फिर स्क्वायर ऑफ डिफरेंस लिखते हैं। ये सारे मैं वेजेस देख रहा हूँ ताकि क्लियर है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखेंगे, मैथ, या फर्स्ट यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश ही रख लें, दिस इज योर इंग्लिश, फिर रखेंगे मैथ, फिर इसके बाद इंग्लिश
rank या rank of English marks, rank of English numbers। फिर हम रखेंगे rank of math। फिर हम इसके बाद रखेंगे difference of rank, difference means d। फिर इसके बाद लिखेंगे square of difference, square of difference means d square हम फाइंड करेंगे। तो आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद लास्ट लाइन में हम फॉर्मूले लगा के ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए मार्क्स क्या है यहाँ पे, 80, 70, 68, 65, 62, 60, 55, 60, 55, इसके बाद है 55 के बाद 50, 48, 50, 48 और लास्ट मंथ जो है वो है 45 है। इसके बाद मैथ के मार्क्स अगर आप देख लें तो फर्स्ट में है 95, सेकंड में है 50, थर्ड में जो है वो है 54, फिर 50, फिर 70, फिर उसके बाद 80, फिर 40, फिर 60, फिर 50 और फिर 30। ये अब देखिए इसको रैंक्स दे दें। पहले इंग्लिश का आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश के रैंक्स फाइंड करें। तो ये इंग्लिश का तो मैंने ऑलरेडी स्टेप वाइज रखा है। तो इसका रैंक आप लिख लें, फर्स्ट है सबसे ज्यादा 80 मार्क्स है तो रैंक 1 होगा, फिर रैंक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10 तक 1 रैंक, 2 थर्ड रैंक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फिर इसके रैंक्स तो डायरेक्ट आ जाएंगे इंग्लिश की, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी रखे। अब इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स क्या है, 95 है ना, तो इसका रैंक हो जाएगा 1। फिर हाईएस्ट मार्क्स क्या है 95 के बाद 80 है ना, तो 80 के सामने मैं रख रहा हूँ रैंक 2। फिर 80 के बाद 70 है, 70 के आगे रख ले रैंक 3। फिर 70 के बाद 60 पे आ जाएगा आपका रैंक नंबर 4। फिर 60 के बाद स्मॉलेस्ट नंबर कितने हैं, 54 है ना, तो ये रैंक हो जाएगा 5। इसके बाद फिर 54 के बाद स्मॉलेस्ट मार्क्स हैं 50, तो ये रैंक हो जाएगा इसका 6। फिर इसका 50 पेयर भी है, इसका रैंक हो जाएगा 7। इसके बाद फिर 70 के ऊपर ये भी 50 है ना, ठीक है, ये रैंक 7 हो जाएगा। इसको रैंक दे दे 8। अब किसी भी 50 को एक रैंक दे दे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये रैंक मैंने चेंज करना है। अब ये रैंक आपने लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये जब सेम नंबर आ जाए, इसलिए मैंने सेम नंबर रखे। जब सेम नंबर आ जाए उसका रैंक क्या करेंगे, अगर सब डिफरेंट है तो रैंक दे देंगे, सेम नंबर से उसका रैंक कैसे फाइंड करना है ये मैं बता रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ। तो 50 के बाद फिर क्या आ रहा है, 50 के बाद आ रहा है 40 का क्या रैंक हो जाएगा 8 पे। इसके बाद ये हो जाएगा 9 रैंक और 30 का रैंक हो जाएगा 10। अब देखिए ये 50 है, एक 50, दूसरा 50 ये, तीसरा 50 कहां पे है ये। अब इसके रैंक्स उठाए, देखिए इसके लिए जब सेम आ जाए उसके रैंक का क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां देख ले, क्योंकि ये इसका रैंक ये इसका रैंक है, फर्स्ट को नहीं देखना, असल में इनके रैंक ये वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस पे जितनी भी नंबर्स है 6 है प्लस 8 प्लस फिर कौन से नंबर में 7 डिवाइडेड बाय 3 नंबर है ना, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 है तो 2 से हो जाएगा। अब इनको 8 कर रैंक दे दे, पहले किसी भी 50 को कोई रैंक दे दे, क्योंकि तीनों 50 हैं। इसको 8 दे दे, इसको 7 दे दे, इसको 6 दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि तीनों 50 हैं। लेकिन फिर क्या करेंगे, रैंक एक दफा दे फिर इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। अब क्या करें, तीनों का रैंक 8 करें, तीनों का रैंक 8 करने के बाद ये हो जाएगा 14 प्लस 7 इज 21 डिवाइडेड बाय 3 क्या आएगा 7 आएगा ना, तो सबको 7 देंगे। क्या सबको आपने ये रैंक देना, तो इसका भी रैंक हो जाएगा 7, इसका भी रैंक हो जाएगा 7 और इसका भी रैंक 7। अगर इनकेस डेसिमल में आंसर आया तो डेसिमल में ही लिख लें, ये नहीं कि आप इसको अप्रोक्सीमेट करें, डेसिमल में है तो डेसिमल में रख लें। फिर अगर 7.5 है तो सबको 7.5 देंगे, ठीक है सबको। तो देखिए तीनों का मैंने 7 दिया, जो भी यहाँ पे आ जाए आंसर वही आपने हर एक को देना है। तो अब देखिए इसके बाद डिफरेंस क्या होगा, अब इसका डिफरेंस फाइंड करें। 1 - 1
0, 7 minus 2 5, 5 minus 3 2, डिफरेंस सब हर एक डिफरेंस पॉजिटिव में ही आएगा। 7 minus 4 3, 5 minus 3 2, 6 minus 2 4, 9 minus 7 2, 8 minus 4 4, 9 minus 7 2, 10 minus 10 0। अब इसका स्क्वायर ले, हर एक का स्क्वायर ले। देखिए 0 स्क्वायर मींस 0, 5 स्क्वायर इज 25, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 2 स्क्वायर 4, फिर 4 स्क्वायर 16, फिर 4 फिर 0। अब इन सबको ऐड करें क्योंकि समेशन d स्क्वायर है ना, समेशन di स्क्वायर, तो इन सबको ऐड करें, समेशन di स्क्वायर आ जाएगा। देखिए 25 प्लस 4 29, 29 प्लस 9 38 प्लस 4 42 प्लस 16 58 प्लस 4 62, 62 प्लस 16, 62 प्लस 16 से आ जाएगा 78, 78 प्लस 4 से आ जाएगा 82, तो ये आपका आ जाएगा 82। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ और ये आपका लास्ट में जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसका आर एस हम फाइंड करें, रिलेशन फाइंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है अभी। तो आर एस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम्स समेशन डी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन इनटू एन स्क्वायर माइनस 1। आप बताइए क्या रखी वैल्यूज, शाबाश। 1 माइनस 6 इनटू समेशन डी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 82 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने 8 करके लिखा है, और डिवाइडेड बाय n का मतलब है कि कितने लोगों का डेटा है, कितने स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट किया है 10 का। तो आप लिख ले 10 into 10 स्क्वायर, n स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर माइनस 1। इसी फॉर्मूला में वैल्यूज लगाते जाए तो ये हो जाएगा आर एस इज इक्वल टू 1 माइनस 6 into 82 एज इट इज लिख ले, डिवाइडेड बाय 10 into 10 स्क्वायर माइनस 1 से आ जाएगा 99। अब इसको कैलकुलेट करें, जो भी आंसर आ रहा है वो आप कैलकुलेटर से बताएं क्या आंसर आ रहा है। 6 को 82 से मल्टीप्लाई करें 4 कर ले, 6 को 82 से मल्टीप्लाई करें टोटल 0.4, टोटल 0.4 आ रहा है। चेक करें, देखिए 6 पहले 6 को 82 से मल्टीप्लाई करें 492 आ रहा है इससे, 492 डिवाइडेड बाय 990, तो 492 को 990 से डिवाइड करें और 1 से माइनस कर दे, क्या आ रहा है 0.50। ये आ रहा है एग्जैक्ट। अच्छा, अगर 0.5 एग्जैक्ट 0.5 आ रहा है ना माइनस सर जी, इसको कर ले 490 डिवाइड बाय 990 कर ले, क्या आ रहा है 490 को 990 से डिवाइड कर ले, बस माइनस नहीं करना, पहले ये मुझे बताएं। 492 डिवाइडेड बाय 990, 492 डिवाइडेड बाय 990 0.49 आ रहा है। हाँ ठीक है, 0.49 जब ये आ रहा है तो ये 0.51 होगा ना, 0.51 आ जाएगा। 0.51 का मतलब है कि ये 0.5 से ग्रेटर है। अगर एग्जैक्ट 0.5 आ गया ना तो आप इसके बारे में कोई कंक्लूजन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो एग्जैक्ट उसी बाउंड्री लाइन के ऊपर है। तो ये 0.51 है और 0.51 क्या है आपका 0.5 से ग्रेटर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन मैथ एंड इंग्लिश। तो आप ये आंसर लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि देयर इज अ, ये लास्ट में लिख देंगे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशन between math and English marks। मतलब कोई स्टूडेंट अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके मैथ में भी नंबर्स अच्छे होंगे, तो ये इनके बीच में रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग है। अगर 0.5 से लेस आ जाए केस, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि किसी के नंबर अगर मैथ में इंग्लिश में अच्छे तो उसके मैथ में भी अच्छे आएंगे, फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ तक कि आपका टॉपिक है। अब इसके बाद में स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको स्लाइड से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ ना, कोई रैंक नहीं होगा ना 8, क्योंकि मैंने इसको देखिए पहले इसको हमने रैंक दिया था 7 6, ये 7 था ये 8 था, लेकिन तीनों एक नंबर है ना, सेम नंबर्स है, तो तीनों को ऐड करें, मैंने ऐड किया तीनों के रैंक,
डिवाइडेड बाय 3 करें, जो आ गया ये सबको आपने देना है, फिर बीच में जो नंबर रहेंगे, जो रैंक रहेंगे वो आपका नहीं होगा, वो जो बीच में स्किप हो गया क्योंकि नंबर्स 3 सेम है, अगर ये 2 सेम हो जाते तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाता, वो 2 नंबर्स को वही रैंक देंगे। जो आपका आंसर अगर डेसिमल में है तो डेसिमल में देंगे, अगर होल नंबर आ गया तो होल नंबर देंगे, मतलब विदाउट डेसिमल। अगर इसका आंसर सपोज 7.2 आता है या 7.5 आता है तो आप सबको 7.5 7.5 नंबर असाइन करेंगे।